सो हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। बहुत ही बढ़िया होंगे। और आज से हम लोग यूनिट 3 की वन शॉट वीडियो चालू कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। एक इम्पोर्टेंट बात, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब मार दो, पुराने हो तो बहुत बहुत स्वागत, वीडियो को लाइक मार दो, कैसे भी कर दो, बस लाइक कुछ भी कैसे करके। चलो, पहला टॉपिक है हमारा हारमोनी इन द फैमिली। देखो, यूनिट का नाम है अंडरस्टैंडिंग हारमोनी इन द फैमिली एंड सोसाइटी। तो बेसिकली इस यूनिट के अंदर हम लोग बात करेंगे फैमिली और सोसाइटी के अंदर हम लोग किस किस तरीके से हारमोनी को मेंटेन कर सकते हैं। हारमोनी मेंटेन करके हमको क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, अगर हारमोनी नहीं लाएंगे तो हमको क्या डिसएडवांटेज, क्या हमारे लिए घाटे की बात हो सकती है। तो बस इसी को स्टार्ट करते हैं। तो हारमोनी इन फैमिली, देखो जब भी क्वेश्चन हमारा हारमोनी इन फैमिली का आए तो हारमोनी इन फैमिली को क्वेश्चन को लिखने के लिए ये 4 पॉइंट लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको आप एज इट इज़ लिख दोगे तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट होगा। अगर आप थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख सकते हो तो भी अच्छा होगा, बट एज इट इज़ लिखोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो देखो पहला पॉइंट है इसका, रिलेशनशिप इज़ एंड इट एग्जिस्ट बिटवीन द सेल्फ आई एंड अदर सेल्फ आई। इस लाइन का मतलब है रिलेशनशिप है, मतलब रिलेशनशिप ऑलरेडी एग्जिस्ट है। रिलेशनशिप हमने बनाई नहीं, रिलेशनशिप हमको ऑलरेडी बनी बनाई मिलती है। जब भी जैसे कि किसी बच्चे का किसी फैमिली के अंदर जन्म हुआ, बर्थ हुआ, तो उसको कोई रिलेशनशिप बनानी नहीं है। उसको भैया का, भाई का, बहन का, मामा मामी, चाचा चाची, ताऊ ताई, बड़े पापा बड़ी मम्मी, सारे रिलेशंस उसको ऑलरेडी बने बनाए मिलते हैं। क्या उसे बनाना पड़ा? नहीं। तो वो रिलेशनशिप क्या है, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट ये कह रहा है रिलेशनशिप इज़, इतने का बात समझा दी। अब आगे बोल रहा है एंड इट एग्जिस्ट बिटवीन द सेल्फ आई एंड अदर सेल्फ आई। इसका मतलब है कि जो रिलेशनशिप है वो सेल्फ टू सेल्फ के बीच में होता है, ना कि बॉडी के बीच में। यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। रिलेशनशिप एक्चुअली में सेल्फ के बीच में तो होता है, आई और आई के बीच में। मेरे साथ रिलेशनशिप है मेरी मम्मी का, तो मेरी मम्मी मेरे साथ रिलेशनशिप रखना है मेरी बॉडी के साथ। मैं अगर मर जाऊँगा तो मेरी बॉडी को उठा के फेंक देंगे फेंकेंगे नहीं, मतलब मेरी बॉडी को अच्छे से क्रियाक्रम कर देंगे, जो कुछ होना होता है, फालतू की बात। चलो, तो मतलब जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझ गए ना कि रिलेशनशिप ऑलरेडी होता है और वो सेल्फ टू सेल्फ ही एग्जिस्ट करता है, बॉडी का इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, बी पॉइंट कहता था आई सेल्फ हैज़ फीलिंग्स। अब हमारे पास जो सेल्फ टू सेल्फ है, ह्यूमन बीइंग के अंदर सेल्फ और बॉडी दो कंपोनेंट होते हैं। तो जो आई होता है उसके पास फीलिंग्स होती हैं, बॉडी के पास फीलिंग्स नहीं होती हैं। क्या बॉडी को ट्रस्ट चाहिए? नहीं। क्या बॉडी को रिस्पेक्ट चाहिए? नहीं। रिस्पेक्ट किसको चाहिए? हमको चाहिए। ट्रस्ट किसको चाहिए? हमको चाहिए। हैप्पीनेस किसको चाहिए? आई को चाहिए। आई, हम मतलब आई। क्या बॉडी को चाहता है? कुछ नहीं। बॉडी को क्या चाहिए? फिजिकल फैसिलिटी चाहिए, जैसे कि एसी के अंदर बैठना, ठंडी में बैठना, कूलर ऑन करके बैठना, ये सब किसकी नीड्स हैं? बॉडी की नीड्स हैं। बॉडी को क्या चाहिए? व्हीकल चाहिए, ईजिली वो ट्रांसपोर्ट कर सके। आई की नीड्स नहीं है। आई क्या चाहता है? आई तो बस वहाँ पे पहुँचना चाहता है, वो कैसे भी पहुँचे। ठीक है, तो यही बात पॉइंट कह रहा है कि आई सेल्फ हैज़ फीलिंग्स इन रिलेशनशिप एंड दीज फीलिंग्स आर बिटवीन आई एंड आई। आई और आई के बीच में ही फीलिंग होती है। जो ममता की फीलिंग होती है किसके बीच में? माँ और बेटे के बीच में फीलिंग किसकी होती है? ममता की। ठीक है, अगर भाई और बहन के बीच में किसका झगड़ा वगड़ा भी होता है, थोड़ा बहुत प्यार मोहब्बत भी होती है, तो किसके बीच होती है? भाई और बहन के आई के बीच होती है, बॉडी के बीच में नहीं होती। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आता है दीज फीलिंग्स आर इन द सेल्फ आर डेफिनेट, दैट इज़ दे कैन बी आइडेंटिफाइड विद डेफिनेटनेस। ये पॉइंट तो सिंपल सा है, कुछ नहीं बोल रहा है। ये बोल रहा है कि जो फीलिंग्स होती है वो डेफिनेट होती हैं, फिक्स होती हैं, और इन फीलिंग्स को हम लोग डेफिनेटनेस के साथ ही इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कुछ भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा हार्ड बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलिंग दीज फीलिंग्स लीड टू म्यूचुअल हैप्पीनेस इन द फैमिली। मतलब कि अगर हम इन फीलिंग्स को अच्छे तरीके से रिकॉग्नाइज कर लें, मतलब कि पहचान लें कि यहाँ पे कौन सी फीलिंग एग्जिस्ट कर रही है और इस फीलिंग को हमें किस तरीके से प्रॉपर से फुलफ़िल करना है, अगर हमने उनको अच्छे से कर लिया तो इससे क्या होगा? हारमनी होगी, हैप्पीनेस होगी। अगर मेरा भाई मुझसे क्या चाहता है, मेरे से हेल्प चाहता है, मेरा छोटा भाई है, अगर मुझे किसकी ज़रूरत है? छोटे भाई को, उसको गाइड करने की ज़रूरत है। अगर मैंने इसको अच्छे से पहचान लिया कि हाँ मुझे यार मेरा छोटा भाई है, इसको मुझे गाइड करना है कैसे भी करके, अगर वो थोड़ा बहुत मुझसे गुस्सा भी करता है फिर भी मुझे गाइड करना है, तो मैं क्या करूँगा? उसको गाइड करूँगा। कुछ समय बाद वो भी समझ आए कि हाँ भैया मेरे भले के लिए कर रहे हैं। तो जैसे ही मैंने रिकॉग्नाइज़ किया, मैंने फुलफ़िल कर दिया, और उसने, मेरे छोटे भाई ने रिकॉग्नाइज़ किया कि हाँ भैया मेरी हेल्प कर रहे हैं, तो उससे क्या हुआ? दोनों के बीच में हैप्पीनेस आई। तो इन 4 पॉइंट्स को एज इट इज़ लिखना है। ठीक है, अब इन 4 को पॉइंट को एक्सप्लेन करना है, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, देखिए जैसे नीचे मैं बताता चलता हूँ, ये सभी जो मैंने बताया ना, ये सब वही चीज़ लिखी हुई है। जैसे पढ़ के बता देता हूँ। ये आई थिंक दिख भी नहीं रहा होगा क्योंकि ये नोट्स मैंने अपने लिए बनाए थे, वीडियो के पर्पज़ से नहीं बनाए थे, फिर बाद में वीडियो बनाना चालू कर दिया।
इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट दी रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन दी आई सेल्फ नॉट बिटवीन दी बॉडीज ऑफ ह्यूमन बीइंग। वही बात कि रिलेशनशिप आई टू आई एग्जिस्ट करती है, बॉडी के बीच में नहीं एग्जिस्ट करती। नेक्स्ट, इट इज़ दी आई हु अंडरस्टैंड एंड हैव फीलिंग्स इन अ रिलेशनशिप। एक रिलेशनशिप के अंदर आई के पास ही फीलिंग्स होती हैं, आई जो होता है वही अंडरस्टैंड करता है। बॉडी इज़ द मीन्स टू एक्सप्रेस दिस फीलिंग्स एंड नथिंग मोर। बॉडी क्या होता है, उन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का एक जरिया है और कुछ भी नहीं है। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के ले लें, अ पर्सन सीक्स ट्रस्ट इन अदर पर्सन। एक पर्सन होता है वो ट्रस्ट देखता है, बट एक्चुअली इट इज़ द आई डेट वॉन्ट्स ट्रस्ट नॉट द बॉडी। ये क्या होता है, आई है, आई को ही तो ट्रस्ट चाहिए, बॉडी को नहीं चाहिए। देयर इज़ नो वे थ्रू विच बॉडी कैन फील द फीलिंग ऑफ ट्रस्ट। और ऐसा कोई तरीका भी नहीं है जिससे बॉडी हमारी ट्रस्ट को फील कर सके। तो ये पॉइंट कुल मिला के ये कह रहा है कि आई के पास फीलिंग्स होती हैं, आई ही फीलिंग्स को चाहता है, बॉडी किसी भी तरीके से फीलिंग्स को नहीं चाहती, जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट, ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं ना 3 4 करके, ये पॉइंट्स सब वही हैं जो मैंने ऊपर चार लिखे थे, बस उनको एक्सप्लेन कर रखा है इसके अंदर, मैंने अपने लिए किया था। इट इज़ द सेल्फ आई विच हैज़ फीलिंग्स, बॉडी कैन नॉट हैव फीलिंग्स, बॉडी फीलिंग्स आर डोमिनेंट ऑफ सेल्फ, वो सॉरी डोमेन ऑफ सेल्फ। तो ये भी पॉइंट वही कह रहा है कि आई है, आई के पास ही फीलिंग्स होती हैं, बॉडी के पास कोई फीलिंग्स नहीं होती हैं। फीलिंग्स होती हैं आई का या फिर सेल्फ का डोमेन होता है। देयर आर फीलिंग्स इन एवरी रिलेशनशिप एंड दे अकर naturally. We cannot create or destroy feelings, only we try to suppress or hide them, but cannot change their basic nature. ये वाली जो लाइन है वो ये कह रही है कि हर एक रिलेशनशिप के अंदर फीलिंग्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, उनको सिर्फ दबा लेते हैं। जैसे कि भाई और बहन में, भाई और बहन का एग्जांपल लेते हुए, मेरी बहन के साथ मेरे बहुत झगड़े होते हैं, तो क्या होता है, भाई और बहन के साथ झगड़ा हो जाता है, फिर हमारा रिलेशन किसका है, लव का है, प्यार का रिलेशन है हमारे भाई बहन का, है ना। बट एक्चुअली में क्या होता है, जब झगड़ा हो जाता है ना, तो हम अपने प्यार को दबा लेते हो, गुस्से में कहते जा मैं तेरे से बात नहीं कर रहा, वो बोलती है जा मैं तेरे से बात नहीं कर रही, मैं कह रहा हूँ जरा एक गिलास पानी दे, नहीं दे रही, जा उठा ले खुद, ऐसे सब बोलते हैं। तो ये क्या हुआ, इसको उसने सप्रेस कर दिया। जो मेरा प्यार था, उसका प्यार था, मेरा जो ब्रदरहुड था उसके लिए, तो उसने क्या कर दिया, अपने उस ब्रदरहुड को सप्रेस कर दिया, है ना। तो ये वाली लाइन यही कह रही है कि हम उन फीलिंग्स को सिर्फ सप्रेस कर सकते हैं या दबा सकते हैं, बट उनका जो बेसिक नेचर है, जो एक्चुअली उनका नेचर था, वो किसका था, एक रिलेशन, प्यार मोहब्बत का रिलेशन था, वो क्या कर दिया वहाँ पे, सप्रेस कर दिया। और लेकिन उसका जो बेसिक नेचर था उसको हम कभी चेंज कर ही नहीं सकते। नेक्स्ट चीज़ आती है विद अ लिटिल एक्सप्लोरेशन, मतलब थोड़ा सा अगर हम उसको अच्छे से एक्सप्लोर करें, वी कैन आइडेंटिफाई दैट फीलिंग्स इन अ रिलेशनशिप आर डेफिनेट नॉट वेग। These relationships can be identified with clarity. This clarity helps the self to have a mutually successful relationship with another self. These definite feelings are love, affection, trust, respect, etc. ये पॉइंट भी यही कह रहा है कि अगर हम अच्छे से थोड़ा सा एक्सप्लोर करें तो हम इन फीलिंग्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और हम देखेंगे कि ये फीलिंग्स हमारी डेफिनेट हैं, वेग नहीं है, ठीक है। ये फीलिंग्स को अगर हम क्लैरिटी के साथ आइडेंटिफाई कर देंगे, अगर हमको एकदम क्लियर होगा कि यहाँ पे कौन सी फीलिंग एग्जिस्ट कर रही है, और इस फीलिंग को फिर हम फुलफिल कर देंगे, तो इससे क्या होगा, म्यूचुअल हैप्पीनेस होगा, जिससे क्या होगी, हारमनी आएगी। और ये कुछ डेफिनेट फीलिंग्स के एग्जांपल हैं, लव, अफेक्शन, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट एक्सेट्रा, ठीक है। अब यहाँ तक आ गए तो जरा सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, वीडियो नीचे 2 3 कमेंट कर दो, बता दो। और हाँ, अगर कोई इंप्रूवमेंट चाहिए हो तो वो भी बता दो कमेंट नीचे, कर दिया करो जल्दी जल्दी, ठीक है। बेस्ड ऑन दिस अंडरस्टैंडिंग वी वर्क एंड बिहेव अकॉर्डिंग टू दीज फीलिंग्स, देयर इज म्यूचुअल हैप्पी फुलफिलमेंट फॉर बोथ दी सेल्फ इन्वॉल्व इन द रिलेशनशिप। ये भी ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब देखो, ये जो स्टार लग के पॉइंट लिखा हुआ है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और इसको आपको लिखना भी, मतलब इन ऊपर वाले जो पॉइंट्स थे उनको आप थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी कर सकते हो, बट इस पॉइंट को कम नहीं करना है, इस पॉइंट को बिल्कुल लिखना है। तो ये पॉइंट क्या कह रहा है, इवेल्युएशन इज़ अ नेचुरल प्रोसेस व्हेन वी लिव इन अ रिलेशनशिप एंड वी आर कॉन्स्टेंटली इवेल्युएटिंग आवर्स एंड अदर्स फीलिंग इन रिलेशनशिप। इवेल्यूएशन क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस। इवेल्यूएशन मतलब इवेल्यूएट करना, कितना किसको चाहिए, क्या चाहिए, कैसे चाहिए, ये प्रोसेस, ठीक है। तो जब भी हम एक रिलेशनशिप के अंदर होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपने कॉन्स्टेंटली इवेल्यूएट करते हैं कि हमारी नीड क्या है, सामने वाले की नीड क्या है, हम कौन सी फीलिंग चाहते हैं, सामने वाला कौन सी फीलिंग चाहता है। और जब हम इनको अच्छे से इवेल्यूएट कर देते हैं तो इससे क्या होती है, म्यूचुअल हैप्पीनेस आती है, ठीक है। इट लीड्स टू म्यूचुअल फुलफिलमेंट एंड देयर आर नो कंप्लेंट्स। इससे क्या होगा, म्यूचुअल फुलफिलमेंट होगी, म्यूचुअल फुलफिलमेंट से क्या होगा, म्यूचुअल हैप्पीनेस होगी, और इससे कोई कंप्लेंट भी नहीं आएंगी। बट मतलब बहुत कड़ी चीज़ आ गई है बस। बट इफ़ देयर इज़ डाउट ऑन द अदर, द हैप्पीनेस इन रिलेशनशिप इज़ मिसिंग। अगर कोई भी डाउट होगा किसी के ऊपर तो हैप्पीनेस होगी रिलेशनशिप के अंदर, वो मिसिंग
हो जाएगी। ये तो सबको पता है, बहुत सिंपल सी बात है। आजकल क्या रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा बिगड़ती हुई है, क्यों? क्योंकि हमको डाउट रहता है एक दूसरे के ऊपर कि नहीं वो मेरा भला नहीं चाह रहा है। आजकल फैमिलीज़ में भी देख लो, अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि एक डाउट रहता है कि नहीं यार ये मेरा भला नहीं चाहता, ये मेरे से जलता है, ये मेरे इसके अंदर मेरे से जेलसी वाली फीलिंग। और जेलसी कौन सी? अच्छी वाली नहीं, बुरी वाली जेलसी। दो टाइप की जेलसी होती है, एक अच्छी वाली होती है, थोड़ी प्यार मोहब्बत वाली होती है, एक बहुत ज़्यादा बेकार वाली जेलसी होती है जो कि फैमिलीज़ को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये वही बता रहा है, अगर कोई भी डाउट होगा किसी के ऊपर तो हैप्पीनेस क्या होगी रिलेशनशिप के अंदर? मिसिंग हो जाएगी, जो कि एक वर्स्ट कंडीशन होती है किसी भी रिलेशनशिप के अंदर, अगर ट्रस्ट नहीं हो, कोई डाउट हो जाए। ठीक है, अब ये नोट करके लिखा हुआ है, म्यूचुअल फुलफिलमेंट इज़ द नेचुरल आउटकम ऑफ आर रिलेशनशिप करेक्टली रिकॉग्नाइज एंड लिव। इस लाइन का मतलब है कि अगर एक रिलेशनशिप को हमने करेक्टली रिकॉग्नाइज कर लिया, मतलब उसके अंदर क्या फीलिंग्स चाहिए, कैसे चाहिए, अगर उसको हमने करेक्टली रिकॉग्नाइज कर लिया, उसको फुलफ़िल कर दिया, तो वहाँ पे जो म्यूचुअल फुलफिलमेंट होगा वो उसका आउटकम होगा। मतलब कि अगर आपको किसी रिलेशनशिप को चेक करना है कि ये रिलेशनशिप हैप्पी है कि नहीं, मतलब अच्छे से इसको रिकॉग्नाइज फुलफिल हो रहा है कि नहीं, ये रिलेशनशिप अच्छे से मेंटेन हो रही है कि नहीं, तो वहाँ पे देखो म्यूचुअल फुलफिलमेंट होगी, और म्यूचुअल फुलफिलमेंट से म्यूचुअल हैप्पीनेस होगी ही होगी। ठीक है, अब इसके बाद आता है जस्टिस या फिर न्याय। ओके, तो देखिए जो हार्मनी इन रिलेशनशिप होती है, या ये टॉपिक हमारा दो नाम से आ सकता है, हाउ कैन यू मेंटेन हार्मनी इन रिलेशनशिप, या फिर आ सकता है जस्टिस को एक्सप्लेन करो। ज़्यादातर ये जस्टिस के नाम से आ रहा है, या फिर न्याय लिख के आ सकता है। ठीक है, तो ये जो जस्टिस आप समझते हो ना, न्याय मतलब किसी ने किसी को मार दिया तो उसको न्याय चाहिए, ये वैसा वाला जस्टिस नहीं है, ये रिलेशनशिप वाला जस्टिस है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन तो ये है, justice is the recognition of values, definite feelings in a relationship, their fulfillment, the right evaluation of fulfillment resulting in mutual happiness, उभय तृप्ति। इसका मतलब है कि जस्टिस का मतलब है कि हमको अच्छे से रिकॉग्नाइज करनी है कि इस रिलेशनशिप के अंदर कौन सी वैल्यूज़ चाहिए, वैल्यूज़ मतलब फीलिंग्स, कौन सी डेफिनेट फीलिंग्स चाहिए, उसके बाद उनको हम कैसे फुलफ़िल कर सकते हैं। जैसे हमको रिलेशनशिप के अंदर पता चल गया यहाँ पे ट्रस्ट चाहिए, तो उस ट्रस्ट को हमने फुलफ़िल कर दिया। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, फिर उसके बाद हमने किया, फिर उसके बाद क्या करना है, हमको राइट इवैल्यूएशन करना है, मतलब करेक्टली उसको इवैल्यूएट करना है कि जो हमने उस फीलिंग को फुलफ़िल किया कि वो एक्चुअली फुलफ़िल हुआ भी, या फिर सिर्फ हमको ही लग रहा है कि वो फुलफ़िल हुआ है। तो इसको अच्छे से मेंटेन करना है। और जब ये 3 स्टेप हो जाएंगे तो इससे क्या होगा, जब आप वैल्यूज़ को रिकॉग्नाइज़ कर लोगे, वैल्यूज़ को फुलफ़िल कर दोगे, फिर उसके बाद आप एवेल्यूएट भी करोगे, क्या ये सच में एवेल्यूएट हुई है कि नहीं। अगर नहीं हुई होगी तो आप और कोशिश करोगे, अगर हो गई होगी तो फिर आप वहीं पे ख़त्म कर दोगे, फिर आप आगे काम करोगे। तो अब ये 3 चीज़ आप कर लोगे तो इससे क्या होगा, म्यूचुअल हैप्पीनेस आएगा। तो यही है जस्टिस। तो जस्टिस की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। जस्टिस इज द रिकॉग्निशन ऑफ वैल्यूज़ इन अ रिलेशनशिप, देयर फुलफिलमेंट एंड द करेक्ट वैल्यूएशन ऑफ देयर फुलफिलमेंट विच रिजल्ट्स इन अ म्यूचुअल हैप्पीनेस, ऐसे आप बोल सकते हो। ठीक है, अब आते हैं एलिमेंट्स ऑफ जस्टिस। जस्टिस के 4 एलिमेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने क्वांटम के अंदर क्वेश्चंस देखे, और मेरी जो कॉलेज की मैम है, दीक्षा मैम, उन्होंने एक क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड की थी, उसके अंदर मैंने इस क्वेश्चन को 5 या 6 बार देखा था पिछले 10 ईयर्स के अंदर। 5 या 6 बार इस क्वेश्चन को देखा था मैंने ऑप्शन वाले में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट ही पार्ट चल रहा है। तो देखो, एक जस्टिस के 4 जो जस्टिस होता है उसके 4 एलिमेंट्स होते हैं। 4 एलिमेंट्स कौन कौन से? रिकॉग्निशन ऑफ वैल्यूज़, मैंने ऑलरेडी डेफिनेशन के अंदर बता चुका है, मतलब वैल्यूज़ को रिकॉग्नाइज करो, क्या वैल्यू चाहिए। दूसरा होता है फुलफिलमेंट ऑफ वैल्यूज़, उन वैल्यूज़ को हमको फुलफिल करना है जो हमने रिकॉग्नाइज कर ली। देन इवेल्यूएट द फुलफिलमेंट ऑफ वैल्यूज़, जो वैल्यूज़ थी उनको इवेल्यूएट करो। देन म्यूचुअल हैप्पीनेस, उससे क्या होगी, म्यूचुअल हैप्पीनेस होगी जब व्हेन ऑल 4 एलिमेंट्स आर एंश्योर जस्टिस इज एंश्योर। जब भी हमारी ये 4 एलिमेंट्स हमारे एंश्योर हो जाएंगे तो इससे क्या होगा, जस्टिस हमारा वहाँ पे एंश्योर हो जाएगा। सिंपल होगा, अब तक समझ में आ भी गया होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, इसके बाद इसके हमारे कुछ पॉइंट्स हैं कि हमको जस्टिस कैसे पता चलेगा यहाँ पे कि जस्टिस हो मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है। तो जस्टिस मिलेगा तो क्या होगा, म्यूचुअल हैप्पीनेस होगी कि नहीं। एक रिलेशनशिप है, वहाँ पे अगर म्यूचुअल हैप्पीनेस है तो वहाँ पे क्या है, जस्टिस है। ठीक है, तो यहाँ पहला ये पॉइंट है, म्यूचुअल हैप्पीनेस इज़ दी हॉल मार्क ऑफ जस्टिस। और इस लाइन को याद भी कर लो, इस जस्टिस जब भी आए तो इसको कहीं ना कहीं लिखना है, और हो सके तो ऊपर 4-5 लाइन के बाद इसको लिख ही दो। म्यूचुअल हैप्पीनेस क्या होती है, हॉल मार्क होता है जस्टिस का। इसके बाद आता है जस्टिस इज एसेंशियल इन ऑल रिलेशनशिप्स, बी इट विद स्मॉल किड, ग्रैंड पेरेंट्स, मेड इन दी हाउस, आवर फास्ट फ्रेंड्स एंड इवन डिस्टेंट रिलेशंस। ये बोल रहा है कि जस्टिस जो होता है, मतलब रिकॉग्निशन ऑफ वैल्यूज़, फुलफिलमेंट, ये जो होता है हर किसी के साथ ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि घर में अगर आपके आया काम करने आ रही है तो आप उसको जस्टिस ना दो, उसकी मतलब वैल्यूज़, उनकी उसके अंदर जो फीलिंग्स है कि भाई मेरी मालकिन अच्छी हैं तो मेरे को ये थोड़ा सा रेस्ट भी करने दें, और मेरे को थोड़ा सा अच्छे से प्यार से बात भी करें, ऐसा नहीं।
के गुस्से में उसको भगा रहे हैं कि कह रहे हैं नहीं नहीं तू जा, आज तू काम नहीं करेगी, आज तेरी छुट्टी है और तू पैसे भी कटेंगे तेरे, ऐसा कुछ नहीं। अगर उसकी तबीयत ख़राब है तो उसके साथ प्यार से पेश आओ, उससे बोलो चलो भाई आज आराम कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आपकी सैलरी भी कटनी होगी। तो ये क्या है, ये जस्टिस की तो फीलिंग है। तो ये बोल रहा है कि हर किसी के साथ हमको जस्टिस मेंटेन करना है। अब ऐसा नहीं है कि आप एक बच्चा है घर के अंदर तो उसके साथ आप कैसे भी करके बात करो, तू करके बात करो, ऐसे नहीं। एक बच्चा है तो उसके साथ वो भी आप करके डिजर्व करता है, और बच्चे के साथ आप करके बात करो तभी तो वो आउटपुट में आपको आप करके देगा। तो यही बात बोल रहा है कि चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे कोई काम करने वाला हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, फास्ट फ्रेंड्स मतलब पास वाले फ्रेंड्स, और डिस्टेंट रिलेशन मतलब दूर वाले, तो इन सब के साथ हमको क्या होना है, जस्टिस को मेंटेन करना ही करना पड़ेगा। जब भी एक अच्छी हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन होगी, हेल्दी रिलेशनशिप होगी तो हेल्दी इकोसिस्टम होगा, हेल्दी इकोसिस्टम होगा तो म्यूचुअल फुलफिलमेंट होगा, म्यूचुअल फुलफिलमेंट होगा तो म्यूचुअल हैप्पीनेस होगी। इससे क्या मिलेगी, हारमनी मिलेगी। समझ में आया, हारमनी से सबको रिलेट करना है। जब भी पेपर आएगा ना तो पेपर इस क्वेश्चन के हर एक, अब तो एकेटीयू क्या करता है, क्वेश्चन के बगल में यूनिट का भी नंबर लिख देता है किस यूनिट से। तो आपको जैसे ही पता चल जाए ये हमारा इस यूनिट से है, कोई भी क्वेश्चन आपको पता चल जाए कि हमारा इस यूनिट से है, जैसे इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया, अब आपको पता लगेगा यूनिट 3 से है। अब आपको लेकिन उस क्वेश्चन का आंसर आ नहीं रहा, कैसे भी करके उसने कुछ अलग स्टेटमेंट टाइप दी थी, अब आपको नहीं आ रहा, तो उसके अंदर क्या करो, हारमनी के रिलेटेड सारे पॉइंट्स लिखते चलो, बस उस स्टेटमेंट से रिलेटेड लिखने हैं। अगर वो स्टेटमेंट हारमनी के सपोर्ट में तो हारमनी के सपोर्ट में लिखते जाओ, अगर हारमनी के अगेंस्ट में तो हारमनी के अगेंस्ट में लिख दो, बस सिंपल। इसके बाद आता है, इफ़ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ जस्टिस इज एंश्योर्ड इन द फैमिली देन देयर विल बी जस्टिस इन ऑल दी इंटरेक्शंस वी हैव इन दी वर्ल्ड एट राज। ये बोल रहा है कि अगर हम फैमिली के अंदर अच्छे से जस्टिस को मेंटेन करेंगे, तो जस्टिस जब हम फैमिली के अंदर मेंटेन करेंगे तो उससे हम क्या करेंगे, जस्टिस हमारे अंदर फीलिंग आएगी, हम सोसाइटी के अंदर भी अपनी जस्टिस मेंटेन करेंगे, सोसाइटी से हम अपनी सिटी के अंदर मेंटेन करेंगे, सिटी से क्या होगा, अपने स्टेट के अंदर मेंटेन करेंगे, स्टेट से कंट्री में आएगी, कंट्री से कहाँ आएगी, वर्ल्ड आएगी। तो ये पॉइंट बेसिकली यही कह रहा है कि अगर हम जस्टिस को एंश्योर करेंगे अपनी फैमिली के अंदर, तो फैमिली से जस्टिस कहाँ तक पहुँचेगा, हमारे वर्ल्ड तक पहुँचेगा। तो बस इस पॉइंट में कुछ भी नहीं था। अब आता है इनजस्टिस। इनजस्टिस के ऊपर भी क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, क्वांटम के अंदर देख सकते हो आप। तो इनजस्टिस ये कहता है कि मतलब हमको ये बताना है यहाँ पे जस्टिस कैसे मेंटेन नहीं हो सकता। तो अगर हमको इनजस्टिस के बारे में बताना, तो इनजस्टिस मतलब होता है, देखो जस्टिस मतलब क्या था, रिकॉग्निशन ऑफ वैल्यूज़। तो इनजस्टिस क्या होगा, उन वैल्यूज़ को रिकॉग्नाइज ना करना, बस, और कुछ नहीं है। तो अगर देखो, अगर हम एक रिलेशनशिप के अंदर अगर हम वैल्यूज़ को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे, उनको हम अच्छे से फुलफिल नहीं कर पाएंगे, तो उससे क्या होगा, तो हम उसके अंदर उस रिलेशनशिप को मेंटेन किससे करेंगे, अपनी प्री कंडीशनिंग, मतलब पहले से जो थॉट्स हमने अपने अंदर बना लिए हैं, प्रीजुडिसेस, उनसे हम लोग उस रिलेशनशिप को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। और जब हम प्री कंडीशनिंग या प्रीजुडिसेस से उस रिलेशनशिप को मेंटेन करेंगे तो पक्का 110% रिलेशनशिप ख़राब हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद आता है, वी मे ट्रीट पीपल एज हाई और लो ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉडी। हम क्या करेंगे, जब हम वैल्यूज़ को रिकॉग्नाइज करेंगे नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे, उनको हम उनके इनकम सोर्स के हिसाब से हम उनको ट्रीट करेंगे कि भाई इसके पास ज़्यादा पैसा है, इसको मुझे रिस्पेक्ट देनी है। और उनको हम बॉडी के हिसाब से ट्रीट करेंगे कि भाई ये मुझसे बड़ा है, इसकी बॉडी अच्छी है, तो इससे भाई थोड़ा डर के रहो, थोड़ा इससे रिस्पेक्ट करो, ये मेरा पतला है इसकी नहीं है, तो एक लाफा दो इसको, खींच के चल भाग यहाँ से, ऐसे करके। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि अगर हम इनजस्टिस रखेंगे तो हम उसको बॉडी, कलर, वेट, जेंडर, इन हिसाब से इस हिसाब से हम उसको क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। ठीक है, जैसे जेंडर के बीच में आता है, क्या आजकल क्या होता है, फीमेल को देखते ही रिस्पेक्ट की फीलिंग आने लग जाती है। क्या मेल रिस्पेक्ट के लिए डिजर्व नहीं करता, क्या भाई हमको भी रिस्पेक्ट चाहिए, नहीं। एक बस में जा रही है तो बस में मेल को खड़ा कर दे, चल भाई खड़ा हो जाए सीट पर से, फीमेल को बैठा दो, भले ही उस मेल की तबीयत ख़राब हो, उस मेल के खड़े होने की हालत नहीं हो। तो ये सब चीज़ें आजकल होने लग रही हैं, तो इसको हमें अच्छे से देखना है कि यहाँ पे कौन सी वैल्यूज़ एग्जिस्ट कर रही हैं, इसको हम अच्छे से अपनी राइट अंडरस्टैंडिंग से कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल दिस इज द सोर्स ऑफ जस्टिस एंड लीड टू फ्रेगमेंटेड सोसाइटी। ये सब क्या होते हैं, इनजस्टिस के सोर्स होते हैं। इससे क्या होता है, फ्रेगमेंटेड सोसाइटी बनती है। फ्रेगमेंट मतलब वो टूटी हुई सोसाइटी, मतलब जिसके अंदर दरारें डली हों, जिसके अंदर मतलब लड़ाई झगड़े होते हों। और हमारा एम क्या होता है, अनडिवाइडेड सोसाइटी, अखंड समाज बनाने का एम होता है। ठीक, इसके बाद आता है हमारा ये डायग्राम। हाँ, इस क्वेश्चन के अंदर ये डायग्राम हमारा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, एक बार में दिखा देते हैं। यहाँ तक है ये। ठीक, इसके अंदर क्या बोल रहा है, पहले आपको इधर सेल्फ बनाना है लेफ्ट में, फिर राइट में सेल्फ बनाना है, बीच में रिलेशनशिप लिखना है, इसके नीचे लिखना है रिकॉग्नाइज दी वैल्यूज़, बस इतना लिखो, रिकॉग्नाइजिंग दी वैल्यूज़, आगे लिखो मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद लिखो फुलफिलमेंट ऑफ वैल्यूज़ या फीलिंग्स, फिर उसके बाद इवैल्यूएट दी फुलफिलमेंट ऑफ वैल्यूज़, उसके बाद म्यूचुअल हैप्पीनेस, एंड देन ये नोट करके मैंने एक छोटा सा पॉइंट अपने लिए लिख रखा था, देखिए बताते हैं। यहाँ से क्या पता चलेगा हमको, अगर हम
ह्यूमन बीइंग के अंदर हारमनी को मेंटेन कर लेंगे, अगर ह्यूमन टू ह्यूमन सारे हारमनी में आ जाएंगे तो उससे क्या होगी, फैमिली के अंदर हारमनी आ जाएगी। और जब फैमिली के अंदर हारमनी आ जाएगी तो उससे क्या होगा, हारमनी इन सोसाइटी आ जाएगी, सोसाइटी के अंदर हारमनी आ जाएगी, नेचर के अंदर आ जाएगी, एग्जिस्टेंस आ जाएगी। और जब यहाँ से आ जाएगी तो यहाँ से जब सोसाइटी के अंदर आ गए तो स्लोली स्लोली धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, हारमनी इन वर्ल्ड की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो ये बोल रहा है नेक्स्ट पॉइंट, स्लोली गेट कॉम्पिटेंस टू लिव इन हारमनी विद ऑल ह्यूमन बींग्स। ओके, अब इसके बाद आती है 9 वैल्यूज़ इन ह्यूमन रिलेशनशिप। 9 वैल्यूज़ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर तो पक्का क्वेश्चन मिलता ही मिलता है, 9 वैल्यूज़। ठीक है, तो देखिए 9 वैल्यूज़ के अंदर पहली वैल्यू हमारी ट्रस्ट। ट्रस्ट मतलब विश्वास। अब ट्रस्ट के नाम का तो भाई बहुत ज़्यादा परचम चलता है, रिलेशनशिप के अंदर ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट है कि नहीं है, समझ रहे होंगे कौन सी रिलेशनशिप कह रहा हूँ मैं। चलिए, ट्रस्ट इज़ द फीलिंग of to be assured that each human being inherently want oneself and other to be happy and prosperous। ट्रस्ट का मतलब होता है वो फीलिंग जिससे कि हम एश्योर कर सकें कि हाँ ये सामने वाला है, ये मेरा भला चाहता है, ये मेरे को भी हैप्पी करना चाहता है और ख़ुद को भी हैप्पी रखना चाहता है, साथ में मुझे प्रॉस्परस भी करना चाहता है। यही फीलिंग हमारी क्या होती है, ट्रस्ट की फीलिंग होती है। ठीक है, इसके बाद आता है ट्रस्ट इज़ द फाउंडेशनल वैल्यू इन रिलेशनशिप। अगर वो समझ में नहीं आया तो फिर से बता देता हूँ। ट्रस्ट का मतलब होता है कि इस बात से एश्योर हो जाना, इस बात का हमको विश्वास मिल जाना कि जो सामने वाला बंदा है वो मेरा भी भला चाहता है, अपना ही भला चाहता है और मेरे को प्रॉस्परस करना भी चाहता है। इसको ट्रस्ट बोलते हैं। जैसे मेरे को ये डाउट होगा कि भाई ये अपना भला चाहता है, ये मेरा भला नहीं चाहता, मेरा ये यूज़ कर रहा, तो वहाँ पे क्या होगा, ट्रस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ट्रस्ट यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ट्रस्ट ही होता है हमारा फाउंडेशनल वैल्यू होता है, मतलब किसी भी रिलेशनशिप के अंदर सबसे पहली फोरमोस्ट वैल्यू होती है कौन सी, ट्रस्ट की वैल्यू होती है, ट्रस्ट की फीलिंग होती है। ओके, तो ये हाँ ये क्वेश्चन क्या होता है, इस टाइप से और मिल जाएगा, राइट दी फाउंडेशनल, डिस्क्राइब दी फाउंडेशनल वैल्यू इन अ रिलेशनशिप। ओनली फाउंडेशनल वैल्यू लिख कर आए तो वहाँ पे ट्रस्ट को डिस्क्राइब करना है, और जब लिखा है फाउंडेशनल वैल्यूज़ तो वहाँ पे ट्रस्ट और बाकी आगे 8 वैल्यूज़ और हैं, उन सबको हमें डिस्क्राइब करना होता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है ट्रस्ट हैज़ 2 कंपोनेंट। एक ट्रस्ट के अंदर क्या होता है, 2 कंपोनेंट होता है, एक होता है इंटेंशन, एक होता है कॉम्पिटेंस। इंटेंशन का मतलब होता है क्या हम क्या चाहते थे, हम एक्चुअली में चाह क्या रहे थे, हमारी चाहत क्या थी, वांटिंग टू। और नेक्स्ट आता है कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस मतलब होता है हमारी एबिलिटी, क्या हम उस चीज़ को कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो देखो इंटेंशन क्या होता है, हर एक ह्यूमन बीइंग का सेम होता है। इंटेंशन क्या होता है, हम भी चाहते हैं कि सामने वाला बंदा हैप्पी रहे, हम भी चाहते हैं हमारे चाचा ताऊ सब हैप्पी रहें, चाचा ताऊ भी चाहते हैं हम भी हैप्पी रहें, सभी के इंटेंशन सेम होते हैं हैप्पी रहने के एट प्रेजेंट पे देखा जाए तो। ठीक है, लेकिन सभी के सभी लैक कहाँ पे करते हैं, कॉम्पिटेंस के अंदर, मतलब उनकी एबिलिटी। हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि उनकी एबिलिटी काम कर रही, हम फिर से समझते हैं, 1 मिनट। हम क्या करते हैं कि इंटेंशन और कॉम्पिटेंस के बीच में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। इंटेंशन का मतलब होता है क्या वो चाहते हैं, कॉम्पिटेंस का मतलब होता है क्या वो कर पा रहे हैं। हमने देखा कि सामने वाले इंसान है, हमको प्रॉस्परस करना चाहता है, मतलब हम सॉरी वो थोड़ा सा मैं पानी पीने चला गया था, गले में प्रॉब्लम हो गई थी। तो चलो फिर से हम ट्रस्ट के बारे में बताते हैं। ट्रस्ट के हमने 2 कंपोनेंट बता दिए थे, इंटेंशन एंड कॉम्पिटेंस। तो देखो होता क्या है, बेसिकली हम देखते हैं कि सामने वाले पे हमको ट्रस्ट नहीं आया, या फिर हाँ उसने हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया, हमको डाउट होने लगता है कि भाई ये बंदा मेरा भला नहीं चाहता है। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता, हर किसी का इंटेंशन तो सेम होता है, हर कोई ये चाहता है कि हम उसको हैप्पी कर सकें। बट वो लैक कहाँ पर करते हैं, उनके अंदर कमी कहाँ पे आती है, वो कैपेबिलिटी भी के अंदर। उनकी कैपेबिलिटी है ही नहीं उतने कर पाने की। जैसे मान लो एक इंसान है, उसको पैसों की ज़रूरत है, अब वो अपने फ्रेंड के पास गया पैसे मांगने। ठीक है, अब उसने पैसे मांगने गया तो उसके फ्रेंड ने मना कर दिया, ये बोले भाई मेरे पास पैसे है नहीं। बट उस इंसान को जिसको पैसे की जरूरत है, उसने देखा यार कि ये पैसे मेरे को देना नहीं चाहता है, इसके इंटेंशन सही नहीं है, बस यहीं पे ट्रस्ट गड़बड़ा जाता है। उसको लगता है कि ये देना नहीं चाहता, बट एक्चुअली में देखा जाए तो उसके पास पैसे है ही नहीं, वो कहाँ से दे दे। तो मतलब जो दूसरा इंसान तो क्या चाहता है, उसको देना तो चाहता है, उसके इंटेंशन तो है कि इसकी प्रॉब्लम दूर कर दे, पैसे थोड़ा दे के उसको ज़रूरत है तो, बट उसके अंदर कॉम्पिटेंस ही नहीं है। कॉम्पिटेंस मतलब होता है उसकी एबिलिटी। अब आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको इंटेंशन एंड कॉम्पिटेंस के बीच का डिफरेंस। ठीक है, तो देखो ये पॉइंट बोलता है द इंटेंशन ऑफ अदर्स आर ऑलवेज टू मेक हैप्पी जस्ट लाइक वी हैव द इंटेंशन ऑफ मेकिंग अदर टू बी हैप्पी। वी ऑल आर सिमिलर एट द लेवल ऑफ आवर इंटेंशन बट डिफर इन अवर कॉम्पिटेंस। हम लोग क्या होते हैं, इंटेंशंस की बात करें तो सब लोग सेम होते हैं, बट कॉम्पिटेंस के अंदर डिफरेंस करते हैं। फॉर विच वी हैव टू एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इम्प्रूव एंड वर्क टुवार्ड हैविंग राइट अंडरस्टैंडिंग फॉर दिस इम्प्रूवमेंट। जैसे ही हमको पता चल जाए, ये पॉइंट बोल रहा है कि जैसे हमको पता चल जाए, जैसे हमको अपनी राइट अंडरस्टैंडिंग, अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हमको देखना पड़ेगा कि क्या ये इंसान सच में इसके इंटेंशन बेकार है या इसकी कॉम्पिटेंस में कमी आ रही है। तो अगर हमको जैसे ही पता चल जाए कि इसके कॉम्पिटेंस में कमी आ रही है, अगर इंटेंशन बेकार तो भाई उस इंसान से दूर हो जाओ। जैसे तुमको पता चले कि भाई इसका इंटेंशन बेकार है तो अब भाई इससे खिसक लो, वरना ये हमारा
बुरा बुरा कर देगा अच्छे से। और जैसे आपको बताया इसका इंटेंशन तो सही है बट कॉम्पिटेंस में ये प्रॉब्लम कर रहा है। तो हम क्या करें, एक साथ मिलकर साथ में है कि भाई हाँ तेरे अंदर हम कॉम्पिटेंस बढ़ाने की कोशिश करेंगे, उसके अंदर जो कमी आ रही है उसको साथ में मिलकर उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ये पॉइंट कह रहा है। अ रिलेशनशिप विदाउट ट्रस्ट इज़ द वर्स्ट कंडीशन एंड रिजल्ट इन अपोजिशन एंड हैंस द रिलेशनशिप गेट्स शेकन अप। लैक ऑफ ट्रस्ट लीड्स टू एक्सट्रीम सिचुएशंस। ये पॉइंट बोल रहा है कि अगर एक रिलेशनशिप के अंदर ट्रस्ट नहीं होगा तो वो रिलेशनशिप सबसे वर्स्ट कंडीशन के अंदर होता है। और ट्रस्ट नहीं होगा तो रिलेशनशिप हमारी टूट गड़ जाएगी, जिससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा कंडीशंस बेकार हो जाएंगी। माय गॉड, सो मच फीलिंग्स इन द रिलेशनशिप। नेक्स्ट इज रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट मतलब होता है सम्मान। तो देखो रिस्पेक्ट की फीलिंग होती है, रिस्पेक्ट मीन्स इवेल्यूएशन ऑफ अ पर्सन विदाउट ओवर इवेल्यूएटिंग, अंडर इवेल्यूएटिंग एंड अदरवाइज इवेल्यूएटिंग। इसमें थोड़ी सी अलग लिख रही है, मतलब बात वही है, मैंने बिना देखे बोली है, मेरे को जो याद थी, ठीक वही चीज़ मैंने बोली, बस उसको हम मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। तो वही चीज़ लिखी। अब देखो इसका मतलब है, इसका ना 3 वर्ड आते हैं, ओवर इवेल्यूएटिंग, अंडर इवेल्यूएटिंग एंड अदरवाइज इवेल्यूएटिंग। तो इन 3 वर्ड का मतलब होता है, ओवर इवेल्यूएटिंग का मतलब होता है उसे उसकी कैपेबिलिटी से ज़्यादा उसे भर देना। जैसे मान लो एक बच्चा है, वो सिर्फ एग्ज़ाम को पास कर सकता है, क्वालिफाई कर सकता है, लेकिन हम उसे ओवर वैल्यूएट करके अपने रिश्तेदारों के आगे दिखा दें, अरे ये मेरा बेटा है, इसने ओलंपियाड क्रैक कर रखा है, बट वो तो ओनली पास कर सकता है, उसको बस ओलंपियाड को पास कर सकता है। और हमने उसको फ्लैटर कैसे कर दिया, मतलब उसके अंदर भर दिया, उसको भर दिया कैसे कि ये तो ओलंपियाड टॉपर है ना। इसको क्या बोलते हैं, ओवर इवैल्यूएटिंग। अंडर इवैल्यूएटिंग क्या होता है, एक इंसान है वो ओलंपियाड को मान लो उसको वो टॉप कर सकता है, बट हम उससे कहेंगे जा तेरे पे बड़ा हो गया ओलंपियाड, सपने देख ले, जा बोर्ड के पेपर दे ले बस। तो ये हमारा क्या हो गया, अंडर इवैल्यूएटिंग, मतलब उसको उसकी कैपेबिलिटी से कम उसको इवैल्यूएट किया। एंड नेक्स्ट आता है अदरवाइज वैल्यूएशन। अदरवाइज वैल्यूएशन मतलब उसको किसी और चीज़ से कंपेयर कर दो। जैसे कि घर में क्या होता है, कभी कभी बोलते हैं ये बच्चा, अरे यार तू तो गधा है यार, तेरे पे तो कुछ होता नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं, अदरवाइज इवैल्यूएटिंग। तो रिस्पेक्ट का मतलब होता है किसी इंसान को राइट इवैल्यूएट करो, उसकी जो कैपेबिलिटी है उसी के हिसाब से उसको इवैल्यूएट करो, उसको बोलते हैं हम लोग रिस्पेक्ट करना। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट आता है, रिस्पेक्ट हमारा जो होता है आई के बेसिस पे होना चाहिए, ना कि बॉडी के बेसिस पे। बॉडी के बेसिस पे जैसे कि मतलब उसको हम जेंडर के बेसिस पे कर दें, उसकी वेल्थ के बेसिस पे कर दें, इसे हम बॉडी के बेसिस पे बोलते हैं। तो हमको रिस्पेक्ट किसके बेसिस पे करनी चाहिए, आई के बेसिस पे, मतलब उसके सेल्फ के बेसिस पे। नेक्स्ट पॉइंट इज when we don't understand the correct understanding of respect we generally differentiate the person on the basis of body, physical facility and belief। तो ये पॉइंट करा है, जब भी हम अगर करेक्ट मीनिंग नहीं पता होगी हमको रिस्पेक्ट, मतलब रिस्पेक्ट हमको कैसे करना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जनरली पर्सन्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं उनकी बॉडी के हिसाब से, उनको मतलब बॉडी के हिसाब से रिस्पेक्ट देंगे, उनको फिजिकल फैसिलिटीज़ के हिसाब से रिस्पेक्ट देने लग जाएंगे, उनको हम अपने बिलीफ्स के हिसाब से रिस्पेक्ट देने लग जाएंगे। तो देखो बॉडी के हिसाब से कैसे देते हैं, जेंडर, किस जेंडर का है, रेस, एज, फिजिकल स्ट्रेंथ, इस हिसाब से उसको हम लोग रिस्पेक्ट देते हैं। नेक्स्ट आता है फिजिकल फैसिलिटीज़, मतलब उसके पास कितना पैसा है, किस पोस्ट पे है, उस पर ज़्यादा पैसा तो उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी चाहिए, एक गरीब इंसान है तो उसको रिस्पेक्ट मत दो, इसकी बात ही मत सुनो, चल भागो यहाँ से, ऐसे कर देते हैं। नेक्स्ट आता है बिलीव्स। बिलीव्स के अंदर हमारे 2 चीज़ आती हैं, ISM एंड सेक्ट्स। ये देखिए सेक्ट का मतलब होता है कि हम कभी कभी क्या होता है कि भाई तू इस बिलीफ को फॉलो करता है, यहाँ पे कोई ऑफेंस नहीं होना चाहिए, कि मान ले तू हिंदू है, कोई ऑफेंस मत होना, जस्ट फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, मान ले तू हिंदू है तो मैं तेरे को रिस्पेक्ट करूँगा, अगर तू किसी और धर्म से बिलोंग करता है तो मैं तेरे को रिस्पेक्ट नहीं दूंगा। तो जनरली ये चीज़ हो भी रही है इंडिया के अंदर कि लोग जो हैं एक दूसरे को इस भाव से रिस्पेक्ट करते हैं कि तू मेरे सेम मज़हब का, सेम धर्म के, सेम बिलीफ का है तो तेरे को मैं रिस्पेक्ट दूंगा। कोई कोई होता है जो भगवानों को नहीं मानता है, उसको आई थिंक नास्तिक बोलते हैं, हाँ नास्तिक। तो भाई उसको पता चला कि ये भगवान को मानता है तो इसको मैं रिस्पेक्ट नहीं दूंगा। जो उसको पता चला ये वाला इंसान भगवान को नहीं मानता है तो मैं इसको रिस्पेक्ट दूँगा, क्योंकि मैं भी नहीं मानता हूँ वो भी नहीं मानता, तो हम दोनों क्या है, रिस्पेक्ट के काबिल हैं। तो इस बेसिस पे हमको रिस्पेक्ट नहीं देनी चाहिए, हमको एक्चुअली में आई के बेसिस पे रिस्पेक्ट देनी चाहिए। नेक्स्ट आता है ISM। ISM मतलब इंडिया के अंदर बहुत सारे सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं ऑलरेडी, जैसे कैपिटलिस्ट, सोशलिज्म, कम्युनिज्म। तो पर्सन क्या करते हैं, इन्हीं के बेसिस पे एक दूसरे को रिस्पेक्ट देने लग जाते हैं। तो जो कैपिटलिज्म को फॉलो करता है उसे कैपिटलिस्ट कहते हैं, जो सोशलिज्म को फॉलो करता है उसे सोशलिस्ट कहते हैं, जो कम्युनिज्म को फॉलो करता है उसे कम्युनिस्ट बोलते हैं। तो जो जैसे उसको पता लगा ये सामने वाला बंदा कम्युनिस्ट वाला और मैं भी कम्युनिस्ट वाला तो मैं इसको रिस्पेक्ट दूंगा, ये सामने वाला कैपिटलिस्ट वाला और मैं भी कैपिटलिस्ट वाला हूँ तो मैं भी इसको रिस्पेक्ट दूंगा। तो इन सब चीज़ों के ऊपर क्या होता है, रिस्पेक्ट को बेसिस करते हैं, और ये प्रेजेंट में काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट,
अफेक्शन, अफेक्शन मतलब स्नेह। तो ये तो बहुत सिंपल है। अफेक्शन मतलब होता है फीलिंग ऑफ बीइंग रिलेटेड टू अदर, मतलब जैसे ही हमको पता चल जाए, हमको एक ना फीलिंग आ जाए कि हाँ मैं उसके साथ रिलेटेड हूँ। जैसे कि मम्मी के साथ, तो मेरे अंदर कैसे फीलिंग आती है, हाँ मैं मम्मी के साथ रिलेटेड हूँ, मेरा एक मम्मी के साथ रिलेशन है, मैं मम्मी का भला चाहता हूँ, मम्मी मेरे भला चाहती हैं। तो इसे क्या बोलते हैं, फीलिंग ऑफ अफेक्शन। अफेक्शन मतलब क्या होता है, फीलिंग ऑफ बीइंग रिलेटेड टू दी अदर। नेक्स्ट पॉइंट, अफेक्शन कम्स व्हेन वी रिकॉग्नाइज दैट वी बोथ वांट मेक ईच अदर हैप्पी एंड बोथ ऑफ अस आर सिमिलर। अफेक्शन कब आता है, अफेक्शन जब आता है जब हमको पता चल जाए कि हाँ हम दोनों सिमिलर हैं, हम दोनों एक दूसरे का भला चाहते हैं। जैसे ज़्यादातर फ्रेंडशिप में देखा जाए तो एक नया बच्चा आता है तो वो फ्रेंडशिप किसके साथ करता है, जैसे उसकी किसी ने हेल्प कर दी, उसको होमवर्क कंप्लीट मतलब उसको क्लास वर्क कंप्लीट करना है, जैसे उसे देखा कि हाँ ये बंदा मेरा हेल्प कर रहा है, अब मेरे साथ इसके साथ अफेक्शन आ जाएगा, मेरे इसके साथ फ्रेंडशिप बन जाएगी। तो ये पॉइंट ये कह रहा है कि किसी भी रिलेशनशिप के अंदर अफेक्शन जब भी आता है जब हमको ये समझ में आ जाए कि सामने वाला बंदा मेरा भला करना चाहता है, मैं उसका भला करना चाहता हूँ और हम दोनों आपस में एक दूसरे के साथ सिमिलर हैं। When I have affection, it means I realize that I am related to you and you are related to me। तो ये पॉइंट तो ऊपर वाला ही है कि जैसे ही मेरे को पता चल जाएगा कि मेरा मतलब आई का मेरा किसी और के साथ अफेक्शन हो जाएगा, जैसे मैं अपने फ्रेंड के लिए अफेक्शनेट हुआ तो मेरे को पता चल जाएगा कि मैं उसके साथ रिलेटेड हूँ और वो मेरे साथ रिलेटेड है। नेक्स्ट पॉइंट इज द फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ अदर्स एज वंस रिलेटिव। ये पॉइंट कह रहा है कि हम दूसरे को एक्सेप्ट करें कि वो हमारे साथ रिलेटिव है, हमारे साथ रिलेशन रखता है, कुछ ना कुछ हमारे से हमसे रिलेटिव है। इन अफेक्शन ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट ऑलरेडी एंश्योर्ड। तो भाई सही बात है, जब हम अफेक्शन रहेंगे, हम किसी के साथ कि रिलेटेड की फीलिंग लाएंगे, हमको रिलेटेड की फीलिंग आएगी तो कब आएगी, जब मेरे को ट्रस्ट होगा उसके ऊपर। जब मेरे को ट्रस्ट होगा तभी तो मैं उसके साथ फीलिंग रखूँगा रिलेशन की, और जब मैं उसके ऊपर रिस्पेक्ट दूंगा तभी तो वो मेरे साथ फीलिंग आएगा, मेरे साथ दोस्त बनेगा तभी तो यही चीज़ बोल रहा है ये पॉइंट कि अफेक्शन के अंदर ट्रस्ट और रिस्पेक्ट ऑलरेडी एंश्योर हो रखी होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज केयर एंड ममता। तो केयर और ममता स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूँगा भाई सब्सक्राइब मार दो, और सब्सक्राइब मार के क्या करना है, वो बेल आइकन को ऑल पे कर देना है, वरना सब्सक्राइब तो कर रखा है लेकिन नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा वीडियो का। सो लेट्स स्टार्ट ममता। मगर ममता से पहले आप मेरे लिए अफेक्शनेट हो जाओ, आपको फीलिंग ले लो रिलेटेड की, हम दोनों रिलेटेड हैं एक दूसरे के साथ, हम दोनों नहीं मतलब हम सभी आपस में रिलेटेड हैं। तो अफेक्शनेट आएगा तो आप उस बेल आइकन को क्लिक कर दोगे। चलो हम लोग ममता को डिस्कस करते हैं। तो ममता के अंदर मतलब क्या होता है, द फीलिंग ऑफ नर्चर एंड प्रोटेक्टिंग द बॉडी ऑफ आवर रिलेटिव, इसे बोलते हैं ममता। ये ममता की डेफिनेशन, मतलब डेफिनेशन याद नहीं करना, बस इन चीज़ों को समझ लो। तो ममता का मतलब है जैसे मेरे अंदर ये फीलिंग आ जाए कि ये मेरा सामने वाला रिलेटिव है तो मुझे इसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करना है, इसकी बॉडी को नर्चर करना है, मतलब इसको पालन पोषण करना है, इसका अच्छे से बढ़ाना है और इसको मुझे प्रोटेक्ट करना है, ये फीलिंग आनी चाहिए। इसे बोलते हैं हम लोग केयर की फीलिंग। और केयर और ममता फीलिंग सबसे अच्छा रिलेशन क्या है, एग्जांपल माँ और बेटे का, मतलब माँ और बच्चे का, बेटा नहीं बेटी भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो फीलिंग होती है ममता की, ये फीलिंग सबसे ज़्यादा माँ के अंदर होती है कि माँ क्या होती है, हमारी बॉडी को नर्चर भी करने की काम करती है और हमको प्रोटेक्ट भी करती है हर एक चीज़ से। पापा भी करते हैं, ऑब्वियस ही बात है, कोई ऑफेंस नहीं है किसी के साथ, ठीक है। तो बस इसी के अंदर हमको आगे लिखना है कि जो ह्यूमन बीइंग क्या होता है, को एग्जिस्टेंट होता है आई का, और आई और बॉडी का को एग्जिस्टेंट होता है। बॉडी क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है हमारा आई का। अब इसी अंडरस्टैंडिंग और हमको क्या काम करना चाहिए कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने रिलेटिव की बॉडी को नर्चर करें, प्रोटेक्ट करें, और कुछ नहीं है। ये केयर गाइडेंस ये सब तो बहुत कम आते हैं, सबसे पहले आता है ट्रस्ट और रिस्पेक्ट, ये दो बहुत ज़्यादा आता है। नेक्स्ट आता है गाइडेंस। गाइडेंस को हिंदी में बोलते हैं वात्सल्य। तो देखो गाइडेंस का मतलब मैं पहले समझा देता हूँ। गाइडेंस का मतलब होता है अपने रिलेटिव के अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग को उसके अंदर डालें। जैसे मेरा भाई है तो मेरा ये काम है कि मैं अपने भाई के अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग दूँ, वो भी राइट वाली, मतलब उसको समझाऊँ कि क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ बढ़िया है, क्या चीज़ उसके करियर के लिए अच्छी है। तो ये गाइडेंस का मतलब होता है उसके अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग भरें एंड हैविंग फीलिंग फॉर आवर रिलेटिव्स, मतलब हमारे अंदर उसके लिए फीलिंग आए। तो ये सिंपल सी बात समझ में आई। अब आपको इसकी डेफिनेशन समझ में आ जाएगी बहुत अच्छे से। द फीलिंग ऑफ एंश्योरिंग राइट अंडरस्टैंडिंग एंड फीलिंग इन दी अदर इज कॉल्ड गाइडेंस, मतलब कि हम लोग अपने रिलेटिव के अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग को भरने की फीलिंग आ जाए, जब हमारे अंदर फीलिंग आ जाए कि हम अपने रिलेटिव के अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग हमको देनी ही देनी है कि उसके भले के लिए क्या काम है। ऐसा नहीं हो कि आगे चल के हमारे बीच में झगड़ा यूँ हो जाए इसी वजह से कि तूने मुझे गाइड नहीं किया। भाई तू बहुत बेकार इंसान है यार, तू अपना तो बीटेक कर लियो, मेरे को बीटेक नहीं करने दिया। तो ये उसके अंदर फीलिंग नहीं आनी चाहिए। और ये फीलिंग कैसे नहीं आएगी, जब मैं उसको अच्छे से गाइड करूँगा कि भाई तेरे को क्या ग्रेजुएशन करनी चाहिए, तेरी स्किल्स क्या हैं, तू क्या करना चाहता है और क्या
तेरे को करना चाहिए। अच्छे से जब गाइड करूँगा तभी तो हमारे अंदर म्यूचुअल हैप्पीनेस आएगी, म्यूचुअल हैप्पीनेस आएगी तो हारमनी आएगी, और एंड एवरीथिंग इज रिलेटेड टू हारमनी। नेक्स्ट इज रिवरेंस। रिवरेंस का मतलब होता है द फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ एक्सलेंस इन द अदर। रिवरेंस का मतलब है कि सामने वाला किसी भी चीज एक फील्ड में अच्छा है तो उसे हमें एक्सेप्ट करें कि हाँ भाई वो अच्छा है वाकई में, उससे हमें जेलसीज नहीं करनी है, ना उससे जलना है, ना उससे बोलना है चल ये तो हर कोई कर लेगा, ऐसे कुछ नहीं बोलना है। हमको इस बात को एक्सेप्ट भी करना है कि हाँ सामने वाला बंदा इस फील्ड में वाकई में काफ़ी अच्छा है, इसे बोलते हैं रिवरेंस। नेक्स्ट फीलिंग इज़ ग्लोरी। ग्लोरी मतलब होता है वही किसी भी चीज़ का गौरव करना, अपने उसका ग्लोरी करना मतलब गौरव भी करना, ठीक है। द फीलिंग फॉर समवन हु हैव मेड एफर्ट्स फॉर एक्सलेंस, मतलब जैसे कि कोई इंसान है उसने एफर्ट्स किए, एफर्ट्स करने से क्या होगा वो एक्सलेंस बन गया, मतलब किसी एक फील्ड उसने एक्सलेंसी अचीव कर ली, वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, उसने बहुत ज़्यादा काम किया, उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की, इससे क्या हुआ वो एक फील्ड में अपना फील्ड का माहिर बन गया। तो इस बात को हमें एक्सेप्ट करना है, इस बात को हमें फीलिंग फॉर समवन रखनी है, मतलब किसी ने उस काम को अच्छे से एक्सलेंसी रख ली है तो उसके लिए हमें फीलिंग्स लेके आने, वो भी पॉजिटिव वाली। जैसे इसका बहुत पॉपुलर एग्जांपल एम एस धोनी। एम एस धोनी ने क्या की, मेहनत की तो उससे क्या हुआ एक एग्जाम्पल सेट किया सभी के लिए ग्लोरी का, तो वहाँ पे जो फीलिंग आएगी वो किसकी आएगी, ग्लोरी की आएगी। नेक्स्ट इज़ ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड मतलब आभारी। तो आभारी की फीलिंग कब आएगी, जैसे मैं किसी का आभारी कब रहूँगा, जब भी तो रहूँगा जब वो मेरे लिए कुछ काम करेगा और कोई मेरे लिए ऐसा काम करे जिससे कि मेरी लाइफ ही चेंज हो जाए, तो उससे क्या होगा मैं आभारी रहूँगा। तो ये बात, ये ग्रेटिट्यूड की फीलिंग यही कहती है, द फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर दोज हु हैव मेड एफर्ट फॉर माई एक्सलेंस। मतलब मैं इस बात को एक्सेप्ट करूँ, मैं इस बात की फीलिंग रखूँ अपने अंदर कि हाँ उस इंसान ने मेरा भला करने की कोशिश की थी, इसलिए मैं उसको ग्रेटिट्यूड रहूँगा उसके लिए। ये हमारी 8 फीलिंग्स हो गई। अब तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, डाउट हो तो इन नोट्स को एक बार खुद से और रीड कर लेना, जैसे हम नोट्स निकाल लेना, जैसे मैं जिसको बताता जा रहा हूँ उसको फिर रीड करना, फिर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट फीलिंग आती है लव, प्यार, प्रेम। बहुत बढ़िया फीलिंग है ये तो। नेक्स्ट इज लव। लव का मतलब होता है सभी के साथ रिलेटेड रहना। भाई लव तो लव है, लव का मतलब हर किसी का रिलेटेड रहना। अब ये वही लव मैं समझना है इसको। तो लव का मतलब होता है हमको एक फीलिंग आए रिलेटेड की हर किसी के साथ, हमारा पड़ोसी उसके साथ हमको लव हो जाए, मतलब रिलेटेड हमको फीलिंग हो। हमारा अगर राइट वाला पड़ोसी उसके साथ हमको रिलेटेड ही फीलिंग आए, लेफ्ट वाला पड़ोसी उसके साथ रिलेटेड ही फीलिंग आ जाए, पीछे वाला पड़ोसी उसके साथ रिलेटेड ही फीलिंग आ जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, लव बोलते हैं। वैसे भी आजकल हर किसी के साथ लव हो जाता है। नेक्स्ट इज हाँ, लव को हम बोलते हैं कंप्लीट वैल्यू बोलते हैं या फिर पूर्ण वैल्यू बोलते हैं, पूर्ण मूल्य बोलते हैं। फीलिंग ऑफ रिलेटेडनेस टू ऑल ह्यूमन बींग्स। लव का मतलब है कि हम हर एक ह्यूमन बींग के साथ रिलेटेडनेस की फीलिंग को एक्सपीरियंस करें। हाँ, नेक्स्ट आता है स्टार्टेड स्लोली बाय आइडेंटिफाइंग डेट वन इज़ रिलेटेड टू अदर ह्यूमन बीन। ये हमारा स्लोली स्टार्ट होता है इस बात को समझ के कि मैं इस ह्यूमन बीन के साथ रिलेटेड हूँ, मैं उस ह्यूमन बीन के साथ रिलेटेड हूँ, मैं उस डिफरेंट ह्यूमन बीन के साथ रिलेटेड हूँ। और धीरे धीरे जब ये फीलिंग मेरे को सबके साथ आएगी तो धीरे धीरे क्या होगी, ये फैमिली से सोसाइटी के अंदर जाएगी, सोसाइटी से वर्ल्ड के अंदर जाएगी। तो यहीं से क्या होगा, अखंड समाज, हमारी हारमोनी मेंटेन हो जाएगी। जैसे हमको ये पता चल जाएगा कि मैं इनके साथ रिलेटेड हूँ तो मैं क्या करूँगा, उनके लिए हारमोनी भी तो काम करूँगा। तो ये लव है हमारा सिंपल। तो सिंपल फिर से लव बता देता हूँ। लव क्या होता है, फीलिंग ऑफ बीइंग रिलेटेडनेस, मतलब हमको हर किसी के साथ रिलेटेडनेस की जैसी फीलिंग आ जाए, जैसे मेरे को पता चल जाए ये मैं इसके साथ रिलेटेड हूँ, मैं इसके भले के लिए काम करना चालू कर दूँगा, जैसे ही भले के काम चालू करूँगा वैसे ही लव आ जाएगा। तो कोई भी रिलेशनशिप स्टार्ट कहाँ से होती है, ट्रस्ट से स्टार्ट होती है। ट्रस्ट फाउंडेशनल वैल्यू होती है और उसकी जो कंप्लीट वैल्यू होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, लव बोलते हैं। ओके, तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, डिस्क्राइब द पूर्ण मूल्य या फिर डिस्क्राइब द कंप्लीट वैल्यू इन अ रिलेशनशिप, तो वो क्या होती है, लव होती है। वीडियो ऑलरेडी 37 मिनट्स की हो गई। नेक्स्ट इज अनडिवाइडेड सोसाइटी। अनडिवाइडेड सोसाइटी अखंड समाज। अखंड समाज कैसे मेंटेन करेगा, जब हम उन 9 फीलिंग्स को अच्छे से मेंटेन करेंगे। तो अखंड समाज का मतलब क्या होता है, फीलिंग जो होती है अखंड समाज को कौन सी फीलिंग मेंटेन कर सकती है, लव वाली फीलिंग। जैसे हम सभी के साथ लव का फीलिंग आ जाएगी, हमको सबके साथ ये फीलिंग आ जाएगी कि मैं इसके साथ रिलेटेड हूँ तो मैं उसके लिए बुरा काम नहीं करूँगा। जैसे मुझे पता चलेगा मैं सामने वाली अपने नेबर के साथ रिलेटेड हूँ तो मैं उसके लिए कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जैसे उसको
प्रॉब्लम हो जाए। जैसे आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम ये है कि कचरा निकाला घर का, सामने फेंक दिया घर वाले के सामने। तो जैसे ही मुझे रिलेटेड ये फीलिंग आई कि मैं हाँ उसके साथ रिलेटेड हूँ, वो मेरे साथ रिलेटेड है, तो मैं उसके साथ घर के सामने कचरा डालूंगा ही नहीं। जो कचरे वाली गाड़ी आती है उसके अंदर डाल दूंगा, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, तो उसके अंदर क्या कर दूंगा, कचरा जैसी उसके अंदर डाल दूंगा। वो गाड़ी आएगी, गाड़ी ये खाना आएगी ना, तो उसमें कचरा डाल दूंगा। तो बस यही बात कह रहा है कि जैसे ही मुझे ये फीलिंग आएगी रिलेटेडनेस की सबके साथ, तो मैं तुरंत क्या करूँगा, हारमोनी के अंदर आ जाऊँगा उन लोगों के साथ। और हारमोनी के अंदर आ जाऊँगा तो क्या होगा, हमारा अखंड समाज बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है स्टार्ट फ्रॉम अ फैमिली एंड स्लोली एक्सपेंड टू वर्ल्ड फैमिली। एक फैमिली से स्टार्ट होता है और धीरे धीरे वर्ल्ड फैमिली तक ये जाता है। स्टार्ट विद ट्रस्ट एंड लीड्स टू लव। ट्रस्ट के साथ स्टार्ट होगा और लव तक हमारा जाएगा ही जाएगा। नेक्स्ट इज हारमोनी इन सोसाइटी। चलिए ऐसा करते हैं, अब वीडियो को यहीं रोकते हैं। आगे का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये बहुत ज़्यादा बड़ा सा पार्ट हो गया अब यहाँ तक। अब चैनल पे जाइए टेलीग्राम वाले पे, वहाँ से आप नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए। और हाँ भाई यार सब्सक्राइब कर दो और 2-3 कमेंट भी कर दो वीडियो के नीचे। सी यू, बाय बाय इन द नेक्स्ट वीडियो।